हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। दिस इज द सेकंड लेक्चर वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इसमें से पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम उसको फाइंड करते हैं और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि हमारे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के से होंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर जो हमने प्रीवियस क्लासेस में बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था, जहाँ पर हमने उसमें जोड़ना घटाना और आयोटा की कुछ पावर्स करी थी, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्जुगेट से आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड थे। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं, मैं उन्हें आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, अंडर रूट ऑफ -27 माइनस अंडर रूट ऑफ -3। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका आंसर बताना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में करा है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसका आंसर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अंडर रूट ऑफ -27 मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आया है, जिसका मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया। और प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि हर एक स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है, उसको हम आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 27 इंटू -1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू -1। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 27 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर लेंगे, जो हमने वहां पर एक नोट पॉइंट लिखा था। अंडर रूट ऑफ 27 जो होगा, अंडर रूट ऑफ 27 जो होगा, ये हमारा हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3। अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 हो जाएगा और यहाँ पर आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा तो 3√3 आयोटा होगा ये, देन माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन यहाँ तक अभी आ रहा है वो ये आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अंडर रूट 3 आयोटा कॉमन है, इसे कॉमन कर लेंगे तो 3 - 1 आ जाएगा। सो अंडर रूट 3 आयोटा और 3 - 1 हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो गया 2√3 आयोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा कुछ इस तरह से दिया है, अंडर रूट -16 इंटू अंडर रूट -49, हमें इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं या तो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसे डायरेक्टली करके दिखाता हूँ, फिर आपको प्रॉपर्टी का यूज करके भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अंडर रूट 16 हो जाएगा 16 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 49। ठीक है, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा और -1 का आयोटा इंटू ये हो जाएगा 7 इंटू आयोटा, तो ये आएगा 28 इंटू आयोटा स्क्वायर। 28 इंटू आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो इसका आंसर अल्टीमेटली -28 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको प्रॉपर्टी से करने जाते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ही जगह पर माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो कल हमने जो प्रॉपर्टी लिखी थी, क्या थी वो प्रॉपर्टी, कि अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी की वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी के बराबर होती है, अगर ए और बी दोनों ही हमारे 0 से छोटे या फिर नेगेटिव बोल सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, अगर इस तरह से होगा तो फिर हमारा इसका आंसर जो होगा वो -28, मतलब मैं ये अंडर रूट -16 और अंडर रूट -49 को माइनस टाइम्स अंडर रूट 16 इंटू 49 करके भी सॉल्व कर सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, अंडर रूट 37 प्लस अंडर रूट -19, और मुझे इस नंबर का रियल पार्ट बताना है। सपोज ये z के बराबर है, इसका रियल पार्ट बताना है, इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। ओके, तो मुझे इसका रियल पार्ट बताना और इसका इमेजिनरी पार्ट बताना। तो पहले तो मुझे इसको आयोटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तभी मैं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू अंडर रूट 37 को तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारा अंडर रूट 19 आयोटा टाइप्स में लिखा जाएगा। तो इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा वो अंडर रूट 37 हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा
वो अंडर रूट 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे इसे इरेज कर दे रहा हूं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा के बराबर है, तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड x एंड y, मुझे x और y फाइंड करके बताने हैं इस केस में। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमने सीखा था जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर होंगे। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है ये 4x है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3x माइनस वाई है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 3 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है, -6 है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो 4x है वो 3 के बराबर हो जाएगा और जो 3x माइनस वाई है वो -6 के बराबर हो जाएगा। यहां से जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे y आ जाएगा। ठीक है, तो y निकाल लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 माइनस 9/4। इसे सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस 9/4 और ये माइनस वाई की वैल्यू आ रही है माइनस वाई, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -33 अपॉन 4, ये माइनस चला गया, सो y की वैल्यू आ गई 33/4 और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होते हैं तो उसमें अननोन चीजों को निकालने के लिए, ठीक है, अननोन वेरिएबल्स को निकालने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2 इन a प्लस आई बी फॉर्म। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट में अपॉन और डिवीजन में यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन आया हुआ है। ठीक है, और मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिजॉल्व करके सॉल्व करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना है जो कि a प्लस आई बी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, एक सिंगल फॉर्म में आ जाए, दैट मीन्स a प्लस आई बी फॉर्म में आ जाए, तो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बहुत एक एक्सप्रेशन तरह से दिया होगा और जब उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है, तो वो रिड्यूस होकर के मिनिमम टू मिनिमम a प्लस आई बी फॉर्म में आएगा और इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। समटाइम्स आपके क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर यही दोनों चीजें एक बार प्लस में लिखी हैं और एक बार यही दोनों माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे हम, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो माइनस साइन को अंदर कर देंगे, माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो गया और अगर हम ऊपर देखें तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 5। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कट कर दिया, ये नहीं कटेगा, ये तो रहने वाला है, ये कट जाएगा, सब्ट्रैक्शन में था,
तो यहाँ से जब मैं इसे 2 बार ऐड करूंगा तो ये 2 टाइम्स √2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में आयोटा स्क्वायर आया हुआ, इसकी वैल्यू -1 होती है, इसको -1 पुट कर देंगे तो 9 -1 इंटू 5 और अपॉन में हमारे पास 2√2 आयोटा आ जाएगा। तो न्यूमरेटर अगर हम देखें तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 14/2√2 आयोटा। ठीक है, इसे हम कैंसिल कर देंगे तो 7/√2 आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम आयोटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 7 आयोटा और नीचे हो जाएगा √2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो माइनस ऊपर आ जाएगा, -7 आयोटा और नीचे आ गया √2, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि रूट्स वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में रखते नहीं है, तो हम इसे हटाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम रैशनलाइज करने को बोलते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब हो गया √2 और √2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इससे हमारा ये आंसर हो जाएगा -7√2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये नंबर हमारा कुछ इस तरह से आ गया, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है a+ib फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है, ये तो a+ib फॉर्म में आया नहीं है, तो मैं इसे 0 - 7/√2 2 आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये a+ib फॉर्म में अभी भी स्टिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा है, तो मैं इसको 0 + -7√2/2 आयोटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z, वो अब a+ib फॉर्म में बदल गया है, जहां पे अगर a की वैल्यू पूछी जाए तो 0 हो जाएगी, और अगर b की वैल्यू पूछी जाएगी तो -7√2/2 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, है ना, बट धीमे धीमे हम अच्छे क्वेश्चन पे भी जाएंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस आयोटा की पावर 102 इन a+i b फॉर्म। ठीक है, अब आयोटा की पावर 102 लिखा और इसको मुझे a+ib में करना है, तो पहले तो ये आयोटा की बहुत बड़ी पावर है, इसको मैं कुछ सॉल्व करके आयोटा के टर्म्स में लाने की कोशिश करता हूँ आयोटा की पावर को, फिर देखता हूँ a+ib फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट z इज इक्वल टू आयोटा की पावर 102, और 102 को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा हमारा 2, है ना, और फिर 222, 4 5 20 और +2। ठीक है, तो यानी 25 × 4 हो गया हमारा 100, 100 + 2 हो गया 100, तो उस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 की पावर 25 और इनटू में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, है ना। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, सो 1 की पावर 25 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर -1 आने वाला है, लेकिन उसने बोला है इसको a+ib फॉर्म में करो, और ये तो एक प्योरली रियल नंबर आया, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 0 आयोटा लिख सकता हूँ, तो अब ये नंबर हमारा a+ib फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आयोटा की पावर्स में भी दिया होगा तो भी हम उस आयोटा की पावर को रिजॉल्व करेंगे पहले और फिर उसे a+ib फॉर्म में लिखेंगे, है ना, जहाँ पर हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी मुझे एक्सप्रेस करना है इसे, एक्सप्रेस इन a+ib फॉर्म, मुझे इसे a+ib फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किसे एक्सप्रेस करना है, 1 + आयोटा की पावर 6 + 1 - आयोटा की पावर 3। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 + आयोटा की पावर 6, तो अभी तक हम जो भी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते थे, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते थे, ठीक है, लेकिन पावर 6 के फॉर्मूले अभी तक हम नहीं जानते। हालांकि हम इसे क्लास 11th में पढ़ते हैं, बायनोमियल थ्योरम में हम किसी भी पावर को निकालना सीखते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे करने वाले हैं, जब भी बायनोमियल चैप्टर हम बनाएंगे उस पर, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी तो हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब का, वो हमें पता है। ठीक है, तो a - b के होल क्यूब का जो भी फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारी की सारी आइडेंटिटीज जो होती हैं, जितने भी आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले होते हैं,
वो सब के सब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करी गई हैं वो यूजुअल तरह से ही, ठीक है, तो वो आइडेंटिटीज हमेशा फॉलो होने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए हम इसको तो नहीं जानते कि पावर 6 है, बट हम इसका स्क्वायर जरूर जानते हैं, तो हम 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 3 कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम ये तो जानते ही हैं। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला जानते हैं तो उसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, जिसे नहीं पता उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी a माइनस बी, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, दैट मीन्स 1 का क्यूब माइनस आयोटा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1 इंटू आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसे अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया, प्लस का 2 आयोटा आ गया, और इसकी होल पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस आयोटा क्यूब मतलब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है, माइनस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा ऐसे। यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ये -1 होता है, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अल्टीमेटली 2 आयोटा का होल क्यूब आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस आने वाला, और ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा आयोटा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो माइनस का 3 आयोटा और प्लस का हमारे पास आएगा 3 आयोटा स्क्वायर, इस तरह से। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 8 आयोटा क्यूब प्लस 1 माइनस आयोटा और ये माइनस का 3 आयोटा। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास -3 आने वाला है, -3 और +1 हो जाएगा -2, ये वाला माइनस का 2 आयोटा, ठीक है, और ये 8 आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, दैट मीन्स -8 आयोटा, ये -2 हो जाएगा और ये -10 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला जो नंबर था वो इस फॉर्म में आ गया, जो कि a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया, -2 प्लस -10 आयोटा, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दिस इज अवर a प्लस आई बी फॉर्म। चलिए अब जो भी क्वेश्चंस थे वो यही थे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, फिर हम चलेंगे हमारे कॉन्जुगेट पर, फिर कुछ उससे रिलेटेड कुछ थोड़े से क्वेश्चंस, एंड देन उसकी प्रॉपर्टी, और फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और फिर मॉडुलस पे चलने वाले हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये और है, इफ n is integer, then find the value of iota की पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो n क्या है, एक इंटीजर है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आयोटा की पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 1 अपॉन 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा माइनस आयोटा की पावर 4n अपॉन आयोटा, ठीक है, चलने वाला है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे पावर्स एक्सपोनेंट्स का लॉस लिखा दिया बस मैंने, ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया। यहाँ पर मैं न्यूमरेटर में देख रहा हूँ आयोटा की पावर 4n हमारा कॉमन आ जाएगा, आयोटा की पावर 4n हमारा कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ गया 2, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इस आयोटा की पावर लिखी है 4n का मतलब हो गया n हमारा एक इंटीजर है, तो जब भी मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रखने वाला हूँ ये 4 के मल्टीपल ही बनेंगे, और हमने पहले लेक्चर में सीखा था कि आयोटा की पावर में अगर हम कभी भी 4 का मल्टीपल लिखते हैं, यानी 4 के टेबल का नंबर लिखते हैं, तो आंसर 1 ही होता है। आयोटा की पावर 4 भी 1 होता है, 8 भी 1 होता है, 12 भी 1 होता है, और उस तरह से 16 भी, -4 भी 1 होगा, -8 भी 1 होगा, -12 भी 1 होगा, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है, जो पहला वाला टर्म है, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर
आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा को जब मुझे सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर में लिखा है तो यहाँ पे आयोटा अपॉन आयोटा आ जाएगा और होल में नीचे 2 आ जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो गया आयोटा माइनस आयोटा अपॉन माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 2, डिनोमिनेटर में आ गया 2। ठीक है, यहाँ पर जब मैं इसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया तो आयोटा आ गया। तो मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर जो है वो आयोटा है, एन चाहे कोई भी इंटीजर हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हमारा पहला लेक्चर था जिसमें जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, वो मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए। अब हम नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जहाँ पे पहले देखते हैं कॉन्जुगेट क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। चलिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए z बार का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे z बार का। सो कॉन्जुगेट ऑफ z जो होता है उसको हम लोग z बार इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कॉन्जुगेट क्या होगा, जैसे z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो यहाँ पर रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है। ठीक है, तो रियल पार्ट को हम ऐसे ही रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट के पहले जो भी साइन होगा, जो भी इमेजिनरी नंबर के पहले साइन होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर देंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे। तो a प्लस आयोटा b का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, वो a माइनस आयोटा b होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट निकालना है, सपोज अगर z की जगह पे a प्लस आयोटा b की जगह पे अगर ये वाला नंबर लिखा होता, तो यहाँ पर a माइनस आयोटा b में मैं इसके साइन को चेंज कर देता तो वो a प्लस आयोटा b आ जाता। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज को, कि अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 -3 आयोटा और मुझे इसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो इसका कॉन्जुगेट चाहने का मतलब है रियल पार्ट को मैं ऐसे ही लिख दूंगा z के, इमेजिनरी पार्ट में जो भी साइन है उस साइन को चेंज कर दूंगा, तो नेगेटिव था तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर दूंगा, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, कॉन्जुगेट इसका इस्तेमाल हमने देखा था कि इसका इस्तेमाल होता कहाँ है एक्चुअल में, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो जब डिवीजन के में जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम जब भी जिस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वो एक्चुअल में कॉन्जुगेट ही होता था। ठीक है, और इसका आगे और भी इंपॉर्टेंस है, और भी क्वेश्चंस में इसका यूज होता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि हमें हेल्प करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए टोटल इसमें जो होंगी, इसमें हमारी टोटल 10 प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, उससे ज्यादा भी होती हैं लेकिन हमें केवल इतनी ही पढ़नी सफिशिएंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बारी बारी हम प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर देते हैं कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट करने के बाद उसका फिर से कॉन्जुगेट कर दूं तो मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस से मिल जाता है। जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो मुझे a माइनस आयोटा बी मिलेगा। ठीक है, और उस a माइनस आयोटा बी का फिर से मैं कॉन्जुगेट कर दूं तो मुझे फिर से a प्लस आयोटा बी मिलने वाला। तो ये वाली प्रॉपर्टी मुझे याद रखनी है कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करने पर वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो है कि अगर z1 प्लस z2 या z1 माइनस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं,
ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है, घटाना है, और फिर उनका कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, तो उनका कॉन्जुगेट ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, कॉन्जुगेट करने से पहले ही अगर मैं उनके कॉन्जुगेट कर दूं और फिर उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों ही बातें एक ही होंगी। ठीक है, आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसमें अगर आप Z1 Z2 पुट करके दोनों को ऐड करके कॉन्जुगेट करिए, या फिर कॉन्जुगेट करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो Z1 और Z2 का डिवीजन अगर हम कर देते हैं और इस नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं, तो ये कॉन्जुगेट क्या होता है, अलग हो जाता है। पहले वाले में भी जाएगा और दूसरे वाले में भी जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में भी जाएगा और डिनोमिनेटर में भी जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमें याद रखनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनके प्रोडक्ट करने के बाद अगर हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं, तो पहले ही अगर हम इनके कॉन्जुगेट कर दें और फिर उनका प्रोडक्ट कर दें तो वो सेम आएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम और जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जनरलाइज का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर Z1 और Z2 केवल दो ही नंबर मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पर हम और ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि Z1 Z2 Z3। सपोज यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लीकेशन होते होते हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ पे Z1 का बार हो जाएगा इंटू Z2 का बार हो जाएगा, Z3 का बार हो जाएगा, और यहाँ पे Zn का बार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये मेरी जनरल प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद इसी प्रॉपर्टी से हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के नाम से बोल देंगे। वो है, अगर ये सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनकी जगह पे मैं एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर कर दूं, इफ Z1 Z2 Z3 और ये जितने भी Zn है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इनको पुट कर दूँ और यहाँ पर पुट कर दूँ, तो देखते हैं क्या होने वाला है। Z इंटू Z और इंटू Z यहाँ तक हो गया, और बार लगा दिया, यहाँ पे Z का बार हो गया, इंटू Z का बार हो गया, इंटू Z का बार हो गया, और लास्ट तक n टाइम्स, ये n टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी n टाइम्स लिखा हुआ है, तो कोई भी नंबर अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई लिखा है तो इसका मतलब मैं इसे Z की पावर n लिख सकता हूँ, और इसका कॉन्जुगेट। और यहाँ पे Z बार Z बार Z बार n टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है Z बार की पावर n हो रही होगी। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n करनी है पहले और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो इसकी बजाय मैं पहले उसका कॉन्जुगेट ले सकता हूँ और फिर उसकी पावर n कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमें कुछ क्वेश्चंस में यूज होती है, हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका यूज होता है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारी जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है इस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है हम उस पर चलते हैं, जो कि है अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और मैंने उसका कॉन्जुगेट करा और मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया वापस। ठीक है, तो इस केस में मैं बोलता हूँ जो Z होगा इज प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल नंबर होगा। और आप इसे सोच सकते हैं जैसे Z अगर मैं 2 ले लेता हूँ, Z अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो इसका कॉन्जुगेट भी 2 ही आने वाला है। तो Z और Z बार तभी बराबर होते हैं जब इमेजिनरी पार्ट हो ही नहीं। जब इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो साइन चेंज करने पे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि हमारे पास अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आता है तो फिर Z क्या होगा, प्योरली रियल नंबर होगा। ठीक है, एट्थ प्रॉपर्टी जो हमारी हो जाएगी, अगर Z बार जो है वो माइनस Z के बराबर आ जाता है तो Z हमारा क्या होगा, इस प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। मैं इसका प्रूफ करवा देता हूँ, वैसे ही प्रूफ इसका भी होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जैसे Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका बार क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई होगा, क्योंकि ये ऐसा दिया गया और मुझे प्रूव करना है Z प्योरली इमेजिनरी है। तो मैं देखता हूँ ये कैसे आ सकता है। मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, x माइनस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है,
यहाँ पर मैं माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा और एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ से वहाँ जा करके। ठीक है, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी तो ये 2x बराबर 0 होगा, तो x बराबर 0 हो गया। यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें x 0 है, x 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, आयोटा वाई होगा। अगर आयोटा वाई हो गया है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, z जो हो गया इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया। इसी तरह से मैं पहले वाले को भी प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसका प्रूफ रीरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि बाकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख सकूँ। नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर मैं उसमें उसका कॉन्जुगेट ऐड करके 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो जो मुझे मिलता है वो रियल पार्ट ऑफ z मिलता है। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं उसके कॉन्जुगेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे रियल पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ, इसे मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई हो गया। मैंने z प्लस जेड बार बाई 2 फाइंड करा तो x प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई और अपॉन में आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ से आयोटा वाई चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल होके x आ गया। x एक्चुअल में क्या था, अगर मैं देखूँ z का, ये रहा z एक्स प्लस आयोटा वाई, तो x क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट है, इस z का रियल पार्ट है x, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी भी हमें हेल्प करती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस यहाँ पे भी हो जाएंगे जिनको सॉल्व करने, जिनको हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ इसमें से जो प्रॉपर्टी है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होती है। चलिए, 10th प्रॉपर्टी जो हमारी होगी z माइनस जेड बार बाई 2, वो हमारी होगी z माइनस जेड बार को अगर मैं 2 आयोटा से डिवाइड करता हूं तो मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आता है। ठीक है, तो ये रही हमारी कुछ 10 प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा भी 4-5 प्रॉपर्टी और होती हैं, लेकिन हमें उन्हें अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा काम चल जाएगा। हमारे आईएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आईएससी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इतने ही प्रॉपर्टी सफिशिएंट है और अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए भी इतनी प्रॉपर्टी से हमारा काम हो जाता है। चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज जहाँ पे यूज हो रही होंगी और कुछ कॉन्जुगेट फाइंड करने वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम मॉडल्स पे चलेंगे। चलिए, जैसे कि मुझे ये क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। तो मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। पहले मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर दूंगा। बहुत ही ईजी सवाल है, बस मैं कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए इस वजह से मैं इसको करा रहा हूँ। ऊपर जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इससे करेंगे 6 हो जाएगा, फिर इसका लास्ट वाले से करेंगे तो 9 आयोटा हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा, इसका उससे करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 का 2 से करेंगे 2 आ गया, माइनस आयोटा आ गया, प्लस का 4 आयोटा आ गया एंड माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। न्यूमरेटर में 6 और इन दोनों को करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा -1 होता है तो ये +6 हो जाएगा।
डिनोमिनेटर में जाएंगे तो ये 2 हो गया, माइनस आयोटा और प्लस 4 आयोटा, तो प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में ये हो गया हमारा 6 और 6 12, 12 प्लस 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना अभी अल्टीमेटली, लेकिन ये ए प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है, हमें पहले से ए प्लस आई बी फॉर्म में बनाना पड़ेगा और फिर हम उसका कॉन्जुगेट ले पाएंगे। ठीक है, तो मुझे इसका कॉन्जुगेट, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिवाइड करना है, तो मैं इसके कॉन्जुगेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ तो ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा, चलिए जल्दी कर लेते हैं। नीचे हम आइडेंटिटी लगा देंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो ये 48 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 16 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, तो ये 25 आने वाला है। 48 में से 48 प्लस 15 अगर हम करेंगे तो कितना आने वाला है, 3 63 होने वाला है, ये 16 आयोटा अपॉन 25। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, और मुझे क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। तो ये जो वैल्यू हम निकाल रहे थे ये मेरा था 3 माइनस 2 आयोटा, है ना, और इनटू में इसके साथ था 2 प्लस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में था 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिजॉल्व होके इसमें आ गया। तो इसका मतलब है अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, 2 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो बेसिकली इस नंबर का कॉन्जुगेट होगा, 63/25 माइनस 16/25 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो इसका जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो प्लस 16/25 आयोटा आ जाएगा। तो ये रहा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन ही थी बस, बाकी तो कुछ नहीं था। अब एक नेक्स्ट वीडियो पर चल लेते हैं, अब एक नए क्वेश्चन पर चल लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट वीडियो को, इसी वीडियो पर रहना अभी तो। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा इज conjugate of -6 माइनस 24 आयोटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें x और y फाइंड करने हैं इफ ये जो नंबर है ये जो है वो कॉन्जुगेट है इसका, इसका कॉन्जुगेट करने पर ये आता है, इसका मतलब ये हुआ इसका कॉन्जुगेट करने पर ये आया, ये इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब मैं अगर इसका कॉन्जुगेट करता हूं तो जो आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -624 आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो इस नंबर के बराबर होगा, 5 आयोटा आ गया। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा -6 प्लस 24 आयोटा, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 3x और 5x आयोटा माइनस का 3y आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा
माइनस का 5y आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ये हो जाएगा 3x, जब मैं इसे ऐड करूंगा तो ये बनेगा 5x माइनस 3y, और आयोटा कॉमन कर लिया मैंने, और यहाँ से हो जाएगा ये 5y। ये वाला रियल नंबर है, ये वाला रियल नंबर है, दोनों को हमने एक साथ कर लिया, और बाकी 5x माइनस 3y इंटू आयोटा को अलग कर लिया, ठीक है, जिससे कि मैं इसे a प्लस आई बी फॉर्म में देख सकूं। और यहाँ पर ये बराबर था -6 + 24 आयोटा के। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो कंपेयर कर लेते हैं रियल पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट्स को। तो यहाँ से 3x + 5y की वैल्यू हमारी -6 आएगी, ठीक है, और नीचे लिख लेते हैं, और 5x माइनस 3y की वैल्यू हमारी 24 के बराबर आएगी। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा x और y मिल जाएगा। सॉल्व करने के लिए मैं आपको एंड कर दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आप किसी एक को एलिमिनेट करना चाहते हैं, सपोज हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें ये हटाना पड़ेगा, तो उसके कोएफिशिएंट और उसके कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 बन जाएगा इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 यहाँ पे बन जाएगा। फिर दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद एक ही वेरिएबल आएगा, उसको फाइंड कर लेंगे और बाकी वैल्यू कर देंगे। इक्वेशन सॉल्विंग आपको आई होप आता होगा। चलिए अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कॉन्जुगेट का। फिर हम मॉडुलस पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, तो हमें देन फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m बतानी है, तो m की मुझे सबसे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, जिससे कि यहां पर पुट करने पर इस पूरे का आंसर 1 हो, ठीक है। तो पहले तो ये जो लिखा हुआ है मैं इसे सॉल्व करके a + IB फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा, फिर देखता हूँ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की पावर m बराबर 1 लिखा हुआ है। मैं इस ब्रैकेट में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और बराबर में 1 आ गया, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो बनेगा 1 + आयोटा प्लस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 - आयोटा स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा 1 और इसकी होल पावर थी m, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करा दिया बस किया, तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, और ये हो जाएगा -1, और नीचे आ जाएगा 1 और -1 की पावर m बराबर 1, ठीक। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 2 आयोटा और नीचे हमें मिलेगा 2, और इसकी पावर आ रही है m बराबर 1, ठीक है। 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ m, आयोटा की पावर m का आंसर 1 है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आयोटा की पावर क्या करता हूँ जिससे आंसर 1 आता है, तो हम जानते हैं आयोटा की पावर 4 का आंसर 1 होता है, 8 का आंसर 1 होता है, ठीक है। उसी तरह से 12 का आंसर 16 का आंसर 1 होता है, यानी जितने भी 4 के मल्टीपल होते हैं उन सबके आंसर 1 आते हैं, ठीक है। यानी ये जो m हो रहा होगा, ये जो m हो रहा होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, m क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। लेकिन सवाल में हमसे बोला है कि हमें m जो है वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m बतानी है, मतलब m की तो बहुत सारी वैल्यू आ रही है, मल्टीपल ऑफ 4 है, लेकिन m मुझे पॉजिटिव बताना है और मिनिमम बताना है। तो अगर मैं देखूं m मल्टीपल ऑफ 4 है, तो पॉजिटिव मल्टीपल्स अगर मैं बोलूं तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव में 4 हो सकता है मल्टीपल ऑफ 4 में,
ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूं 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, इस तरह से हमारे पास सारे के सारे मल्टीपल आ रहे होंगे। ठीक है। और यहाँ पर मुझे पॉजिटिव लिखा है, मैं जीरो नहीं ले सकता बिकॉज जीरो पॉजिटिव नहीं होता है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं जीरो पॉजिटिव होता है, लेकिन जीरो पॉजिटिव नहीं होता। तो जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लीस्ट मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो 4 ही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो रहा होगा, जो लीस्ट वैल्यू ऑफ m है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m जो होगा वो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए शुरू करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या हो गया, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर मैं इसका रियल पार्ट जानूँ तो इसका रियल पार्ट a है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जानूँ तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो b है। ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक ऐसा रियल नंबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ मॉड ऑफ z बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उसको मॉड्यूलस ऑफ z भी बोल सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z भी बोलते हैं। मॉड ऑफ z बोलो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बोलो, या फिर मॉड्यूलस ऑफ z बोलो। ठीक है। इन सबको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक रियल नंबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ z एक रियल नंबर होता है, जो कि रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर रूट यहाँ तक पूरा गया हुआ है। ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ उसे, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इनके होल स्क्वायर्स का सम है। ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर होता है। अब इसी तरह से ही क्यों, एक रियल नंबर देना था तो और भी कुछ कर सकते थे, स्क्वायर रूट लगा करके स्क्वायर्स का सम करने की क्या जरूरत थी, है ना। तो हमें ये बाद में समझ में आएगा कि आखिर ये मॉड्यूलस क्या है, ये ऐसे ही क्यों है, ये रियल नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस ये ही क्यों है ना। इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता था, यही नंबर क्यों बनाया, इसी तरह से क्यों निकालने को बोला। ठीक है। तो अभी के लिए हम सीख लेते हैं इस तरह से निकाला जाता है, बट अभी आगे वाले लेक्चर्स में जहाँ पे हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे जब, तो हम वहाँ पे सीखेंगे कि आखिर यही वाला फॉर्मूला ही क्यों मॉडुलस निकालने के लिए। ठीक है। तो अभी तो हम मान लेते हैं यही हमारा ये होगा। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मॉडुलस ऑफ z है वो स्क्वायर रूट आ रहा है, जहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर हो रहा है और उसमें प्लस हो रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो तो एक रियल नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी एक रियल नंबर होता है, उनके स्क्वायर्स भी रियल होंगे, सम भी रियल होगा, अंदर भी एक पॉजिटिव ही नंबर आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर किसी भी नंबर का पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद भी पॉजिटिव होगा। तो यानी ये जो मॉड ऑफ z है, यहाँ पर ये जो मॉड ऑफ z है इज पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह पे ये जीरो भी हो सकता है ना। क्योंकि अगर मान लेते हैं रियल पार्ट ऑफ z हमारा जीरो हो जाए, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो जाए, तो फिर जीरो भी आ सकता है। तो मॉड ऑफ z जो होता है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। मॉड ऑफ z क्या होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z अगर मुझे कभी भी निकालना होगा, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो मॉडुलस ऑफ z को या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं,
और ये स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको निकाल के दिखाते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का z इज इक्वल टू जैसे 2 माइनस 3 आयोटा, नॉट 2, 3 माइनस 4 आयोटा अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना, तो मॉड ऑफ z होगा अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर -4 आयोटा को एक साथ लेकर के स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत है, फिर उनका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप पूरे 4 आयोटा का स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा भी स्क्वायर में आ जाएगा, वो निगेटिव होके आंसर में हो सकता है निगेटिव आने लगे। ठीक है, अंदर हमेशा पॉजिटिव बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, ना कि इस पूरे इमेजिनरी नंबर का 4 आयोटा का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर आ गया 16, तो ये टोटल अंडर रूट में 25 बना, तो इसका आंसर आ गया 5। यानी ये जो मॉड्यूलस ऑफ ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड जो है वो हमारा 5 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूलस से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी हम कुछ 10-12 प्रॉपर्टीज करने वाले हैं मॉड्यूलस से रिलेटेड। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होगी कि जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो जिसका मॉड्यूलस है वो हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा और एक रियल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं z मॉड ऑफ z इज नॉन निगेटिव, इसे मैं ये भी बोल सकता हूँ नॉन निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, मॉड ऑफ z मेरा नॉन निगेटिव रियल नंबर होगा। नॉन निगेटिव क्यों? क्योंकि निगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड जो मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग जो समझनी है, जो जिसको मैं प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ कि माइनस z का मॉड या फिर z बार का मॉड या फिर माइनस ऑफ z का मॉड ऑफ z के ही बराबर होता है। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैंने कॉन्जुगेट कर दिया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैंने कॉन्जुगेट कर दिया और फिर उस कॉन्जुगेट का भी मॉड लिया, तो वो वही आएगा जो हमारे ओरिजिनल का मॉड था। अगर आप इसे चाहें तो वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। वैसे माइनस z का भी मॉड वही होगा जो z का होगा, और माइनस ऑफ z बार का भी मॉड वही होगा जो मॉड z का, जो z का मॉड होगा। माइनस ऑफ z के कॉन्जुगेट का भी मॉड वही होगा जो z का मॉड होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये होती है कि अगर हमें z1 और z2 का डिवीजन का मॉड करना है तो मैं अलग अलग मॉड कर सकता हूँ उसको, न्यूमरेटर का मॉड अलग और डिनोमिनेटर का अलग। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होगी कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट लिखे हैं दो नंबर्स के, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में भी अलग अलग मॉड्यूलस कर सकता हूँ, दोनों में ये आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट फिफ्थ जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो होगी जनरलाइज प्रॉपर्टी। अगर इसकी हो जाएगी, जैसे अगर यहाँ पे दो नंबर्स की जगह पे बहुत सारे n नंबर्स हैं, उनके प्रोडक्ट का मॉड करना है, तो ये मॉड सब अलग अलग हो जाते हैं, ये सारे मॉड अलग अलग हो जाएंगे, ये सारे मॉड अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर इसमें इसी प्रॉपर्टी में मैं z1 z2 और ये जितने भी हमारे z यहाँ पे आ रहे हैं zn, ये सब के सब अगर बराबर हो जाएं, ये सारे के सारे z अगर बराबर हो जाएं और वो z के बराबर आ जाएं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये चेंज हो जाएगी, z इंटू z है ना, n टाइम z का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे मॉड z और यहाँ पर इंटू मॉड z n टाइम्स हो गया, तो मैं इसे मॉड z की पावर n कर सकता हूँ और यहाँ पे z की पावर n का मॉड हो जाएगा।
तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे पहले उसकी पावर n करनी है और फिर उसके बाद उसका मॉड लेना है ना, तो ये काफ़ी मुश्किल है। तो उसकी पहले पावर n करनी पड़ेगी, उसकी पावर 6 है तो उसकी पावर 6 निकालनी पड़ेगी मुझे, है ना, और फिर उसका मॉड करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं पहले पहले उसकी 6 पावर ना करने के बजाय उसका मॉड निकाल दूँ, क्योंकि एक रियल नंबर होगा, और उसकी कुछ भी पावर कर दूँ तो वो बहुत ही ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चलते हैं, 7th प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, तो इसे करके भी देख लेते हैं। जैसे z हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b, और अगर मैं z बार का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में अगर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, ये क्या है, मॉड ऑफ z, तो यानी z बार क्या होता है, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। तो कभी भी मुझे मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, और मुझे z के टर्म्स में उसको ले जाना है, मॉड को हटाना है, तो मैं z इंटू जेड बार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी प्रॉपर्टी में अगर मेरा मॉड z 1 हो जाए, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो जो कॉन्जुगेट ऑफ z होगा वो 1/z आ जाएगा। ठीक है, इसका भी यूज हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 के मॉड का होल स्क्वायर जो होता है, z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके सम के मॉड का होल स्क्वायर जो होता है वो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार के बराबर होगा। ठीक है, z1 z2 बार के बराबर होगा। जो 10th प्रॉपर्टी हमारी होगी वो z1 माइनस z2 का मॉड का होल स्क्वायर होगा। अगर मुझे इसके मॉड का होल स्क्वायर निकालना है तो वो z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 के बार के बराबर होगा, रियल टाइम z1 z2 बार के बराबर होगा। तो ये हमारी हो गई 10th प्रॉपर्टी। इसके अलावा दो और स्पेशल प्रॉपर्टीज के नाम से हम उसे पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो पढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, इलेवेंथ प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर होने वाली है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का मॉड अगर मुझे करना है, z1 और z2 का अगर मुझे मॉड करना है, z1 प्लस z2 का अगर मुझे मॉड करना है, तो ये इन जनरल z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के बराबर नहीं होता। हर बार ऐसा नहीं होगा कि मॉड, अगर मुझे z1 प्लस z2 का जो मॉड है वो z1 का मॉड प्लस z2 के मॉड के बराबर आ जाए, हर बार ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इसकी वैल्यू जनरली इससे या तो छोटी होगी या तो कभी कभी बराबर भी हो सकती है। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये जो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जो होता है, इसकी वैल्यू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 के मॉड से बड़ी भी होती है। ठीक है, मतलब z1 प्लस z2 का जो मॉड होता है वो मॉड करेंगे अगर हम लोग z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड कर देंगे, मतलब ये दोनों रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन, और फिर उसका मॉड जो होगा इसके बराबर भी हो सकता है ये इसके मॉड के, या फिर इससे बड़ा ही होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, देखिए इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा इससे छोटी होने वाली है या ये होने वाली है, वैसे ही इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा इससे बड़ी होने वाली है या फिर यही होने वाली है ना। तो मिनिमम टू मिनिमम ये हो सकती है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हो सकती है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 चाहिए होगा तो वो हमारा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होगा, और इसी तरह से अगर मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 चाहिए होगा तो वो मेरा मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉड होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो कि 12th नंबर प्रॉपर्टी है,
जो कि होती है मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। मतलब ये वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा इससे छोटी ही होगी या फिर बराबर होगी, और ये वाली वैल्यू छोटी होगी मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 से। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ से भी बिल्कुल इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की जो होगी वो मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होगी। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 जो होगी वो हमारी मिनिमम वैल्यू जो इसकी होगी वो हमारी मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 होगी। ठीक है, तो ये रही हमारी कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि इस वीडियो में नहीं, अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से रिलेटेड जो कुछ और इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय।